हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग पाचक ग्रंथियों में नेक्स्ट ग्रंथि यकृत या लीवर को शुरू करने जा रहे हैं। देखो, लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, तो आंसर क्या होगा? लीवर। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ ले कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उसका आंसर क्या जाएगा? थायराइड। दोनों क्लियर है। इसके अलावा पूछ ले हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि, तो अग्नाशय पेनक्रियाज। ठीक है, इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, लीवर का वजन जो है वो होता है लगभग 1.5 kg। ठीक है, इसके अलावा उत्पत्ति में लीवर जो है वो एंडोडर्मल होता है। इसके बाद देखो कि लीवर की पोजीशन क्या है, स्थिति क्या है हमारी बॉडी में। तो जो हमारी बॉडी में उदर गुहा है वहां पर डायाफ्राम के ठीक नीचे लीवर स्थित होता है। और लीवर जो है उसमें दो पालियां पाई जाती है, एक राइट और एक लेफ्ट। और दोनों पालियों से जो है दो वाहिनी निकलती है, जिसे हम लोग राइट हिपेटिक डक्ट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कहते हैं। और जो दाहिनी पाली है उस पर पित्ताशय पाया जाता है, जो कि एक हरी थैलीनुमा संरचना है। ठीक है, तो देखो, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर, भार लगभग 1.2 से 1.5 kg, उत्पत्ति में एंडोडर्मल है। स्थिति पूछ ले मध्यपट डायाफ्राम के ठीक नीचे उदर गुहा में। इतना क्लियर है। उसके बाद देखो, यकृत जो है वो दाईं और बाईं पालियों में बंटा होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो, इसे हम लोग एक रफ डायग्राम के थ्रू समझते हैं। लीवर कुछ इस तरीके से, और यहां से ये दो पालियों में बंटा होता है। एक पाली छोटी होती है जो कि कौन सी होती है? लेफ्ट। लेफ्ट पाली थोड़ी छोटी होती है। राइट जो है दाई, ये थोड़ी बड़ी पाली होती है। और यहां पर एक हरी थैलीनुमा संरचना होती है, जुड़ी रहती है, जो कि पित्ताशय है। ठीक है, पित्ताशय से जो नली निकलती है उसे हम लोग कहते हैं सिस्टिक डक्ट। क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। तो ये जो नली है पित्ताशय की, यह है सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट। उसके बाद देखो कि लीवर जो है उससे राइट पाली से एक नली निकलती है और लेफ्ट से भी एक निकलती है। ये है राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट, जो कि दोनों मिलकर एक नली का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन हिपेटिक डक्ट, सामान्य यकृत वाहिनी। तो राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट कॉमन सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करते हैं। यह है कॉमन हिपेटिक डक्ट। और ये जो है यह है राइट हिपेटिक डक्ट और यह है लेफ्ट हिपेटिक डक्ट। दोनों मिलकर कॉमन हिपेटिक डक्ट सामान्य यकृत वाहिनी का निर्माण करती है। आगे देखो, आगे जो है कॉमन हिपेटिक डक्ट और सिस्टिक हिपेटिक डक्ट जो है ये दोनों मिलकर एक नली का निर्माण करते हैं, एक डक्ट बनाते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? कॉमन बाइल डक्ट। पेनक्रियाज वाले में ये हम लोगों ने पहले भी किया था। ठीक है, और ये कॉमन बाइल डक्ट आगे किस में खुलती है? पेनक्रियाटिक डक्ट में। पेनक्रियाटिक डक्ट अग्नाशय नलिका में। और कॉमन बाइल डक्ट और पेनक्रियाटिक डक्ट दोनों के मिलने से किसका निर्माण होता है? हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। इतनी बातें की थी। अब देखो, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट आगे खुलती है ड्यूडिनम में। किसके द्वारा? एक स्फिंक्टर द्वारा, जिसका नाम क्या था? ओडाई का स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। इसके अलावा ये जो कॉमन बाइल डक्ट है, जो कि सिस्टिक डक्ट जो पित्ताशय की नलिका है, और कॉमन हिपेटिक डक्ट दोनों के मिलने से बनी है कॉमन बाइल डक्ट। इसे भी एक स्फिंक्टर नियंत्रण करता है, जिसे हम लोग कहते हैं बॉयडन का स्फिंक्टर। क्या कहते हैं? बॉयडन का स्फिंक्टर, स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इतना क्लियर है। इसके बाद देखो, यकृत जो है लीवर, वो यकृत पालिकाओं का बना होता है।
यकृत पालिका जो है वो लीवर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके अलावा देखो ये जो यकृत पालिका है इन पर एक पतली संयोजी ऊतक की परत पाई जाती है जिन्हें हम लोग ग्लिन्सेस कैप्सूल कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहां से क्वेश्चन बनता है कि लीवर को कौन कवर करता है, तो ग्लिन्सेस कैप्सूल जो है वो लीवर को कवर करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, यकृत की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई पूछ ले, इंपॉर्टेंट है। क्या है? यकृत पालिका। यकृत पालिका जो है वो इसकी संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। फिर यकृत पालिका से यकृत कोशिका रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है जिसे हम लोग हिपेटिक कोड या यकृत रज्जु कहते हैं। देखो जहां भी हिपेटिक वर्ड आ जाए इसका मतलब बात जो है वो लीवर की जा रही है, क्योंकि हिपेटिक वर्ड जो है वो लीवर के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो यकृत पालिकाओं में यकृत कोशिका रज्जु की तरह व्यवस्थित रहती है जिसे हम लोग यकृत रज्जु हिपेटिक कोड कहते हैं। आगे जब हम लोग यकृत की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे वहां पर इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद देखो, प्रत्येक पालिका संयोजी ऊतकों की एक पतली परत से ढकी रहती है जिसे हम लोग ग्लिन्सेस कैप्सूल कहते हैं। ग्लिन्सेस कैप्सूल यकृत पालियों को कवर करने वाली एक पतली परत है जो संयोजी ऊतकों की बनी होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, यकृत कोशिका पित्त का स्त्रावण करती है। हाँ देखो, यकृत का काम क्या होता है? यकृत का काम होता है बाइल या पित्त का स्त्रावण करना, और ये पित्त जो है वो पित्ताशय में स्टोर होता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, अब बात करें इस पित्त का काम क्या है, तो इस पित्त का काम होता है वसा का पायसीकरण करना, और वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज को यह सक्रिय करता है बाइल, यानी कि वसा के पाचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए जो मांसाहारी जंतु है जिनके भोजन में वसा की बहुत अधिक मात्रा होती है उनमें जो है लीवर शाकाहारियों की अपेक्षा में थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, तो देखो यकृत कोशिका पित्त का स्त्रावण करती हैं जो यकृत नलिका से होते हुए एक पतली पेशीय थैली पित्ताशय में सांद्रित तथा जमा हो जाता है, और यहाँ पर जो है पित्ताशय में आकर पित्त जो है वो लगभग 5 गुना सांद्रित हो जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, पित्ताशय की नलिका कौन सी, पित्ताशय की कौन सी नलिका आती है? सिस्टिक नलिका निकलती है पित्ताशय। यकृतीय नलिका से मिलकर एक मूल पित्तवाहिनी कॉमन बाइल डक्ट, क्या कॉमन बाइल डक्ट बनाती है जिसे हम लोग डक्टस कोलिडस भी कहते हैं। तो ये जो कॉमन बाइल डक्ट है जो सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपेटिक डक्ट के मिलने से बनी है, इसे हम लोग डक्टस कोलिडस के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद देखो, मूल पित्तवाहिनी कॉमन बाइल डक्ट या डक्टस कोलिडस एवं अग्नाशय नलिका पेनक्रियाटिक डक्ट मिलकर हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट यकृत अग्नाशय वाहिनी बनाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, यकृत जो है हमारे शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला भी इसे कहा जाता है। ऐसा क्यों? तो देखो लीवर को शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है? तो देखो यह जो है विषाक्त अमोनिया को यूरिया में बदलता है, और ये यूरिया जो है किडनी द्वारा फिल्टर होकर यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। इसके अलावा जो है हम अगर भोजन ग्रहण करते हैं उसमें अगर कोई विषाक्त पदार्थ चला जाता है तो उस विषाक्तता को भी दूर लीवर ही करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कुफुर सेल पाई जाती है जो कि रोगाणुओं का भक्षण करती है। इसके अलावा मृत आरबीसी को भी भक्षण करती है। तो इसी कारण जो है ये जैव रासायनिक प्रयोगशाला होती है लीवर हमारे शरीर की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, दाहिने पिंड पर एक हरी थैलीनुमा संरचना स्थित होती है जिसे हम लोग पित्ताशय या गोल ब्लैडर कहते हैं, और गोल ब्लैडर जो है वो घोड़े, ऊंट तथा चूहे में नहीं पाया जाता है। तो इतना क्लियर है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा यकृत की आंतरिक संरचना। नेक्स्ट पॉइंट है अब देखो अपना यकृत की आंतरिक संरचना। देखो यकृत जो है उसके भीतर बहुभुजीय बहुत सारे पिंडक पाए जाते हैं। इस तरह के बहुभुजीय कई पिंडक पाए जाते हैं जिन्हें हम लोग यकृत पालिका कहते हैं। क्या है? ये एक यकृत पालिका है, और ऐसे ही बहुत सारी पूरे लीवर में जो है यकृत पालिका से यकृत बना होता है।
ठीक है। उसके बाद देखो ये यकृत पालिका जो है वो यकृत की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इतना क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, उसके बाद जो प्रत्येक यकृत पालिका है उसके बीच में एक शिरा होती है जिसे हम लोग केंद्रीय शिरा या सेंट्रल वेन कहते हैं। ये जो है ये है केंद्रीय शिरा। केंद्रीय शिरा क्लियर है। उसके बाद देखो इस केंद्रीय शिरा के चारों ओर जो है अर्य रूप से यकृत कोशिकाएं व्यवस्थित होती है। किस तरह से? अर्य रूप से। देखो ये है केंद्रीय शिरा, इसके चारों ओर ये जो है ये यकृत कोशिकाएं अर्य रूप से व्यवस्थित होती है और इन्हें हम लोग जो है क्या कहते हैं? हिपेटिक कोड, यकृत रज्जु। तो यकृत रज्जु क्लियर है। केंद्रीय शिरा के चारों ओर अर्य रूप से यकृत कोशिकाएं व्यवस्थित होती है जिसे हम लोग यकृत रज्जु कहते हैं। ठीक है। ये देखो ये पूरे यकृत में, पूरी यकृत पालिका में जो है इस तरह से ये रहते हैं। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखो जो प्रत्येक यकृत रज्जु है उसके बीच जो है एक गुहा होती है, ये वाली, जिसे हम लोग यकृत गुहा या फिर रक्तपात्र या हिपेटिक सिनुसॉइड कहते हैं। तो ये जो है ये है यकृत गुहा या रक्तपात्र। इसके बाद देखो इन रक्तपात्रों के अंदर जो है कुछ कोशिका होती है, जैसे इस तरह से कुफुर सेल पाई जाती है। कुफुर कोशिका, कुफुर कोशिका जो है वो ध्यान रखना फेगोसाइटिक नेचर की होती है, बक्षकाण्विक प्रकृति की होती है। और ये जो है रोगाणु और मृत आरबीसी या बूढ़ी आरबीसी का भक्षण करती है और इम्पोर्टेंट है कुफुर कोशिका। क्वेश्चन पूछा जाता है कुफुर कोशिका में। पहला, कुफुर कोशिका पाई कहाँ जाती है? तो लीवर में पाई जाती है। इसके अलावा इसकी प्रकृति बक्षकाण्विक, मृत आरबीसी का भक्षण करती है, रोगाणुओं का भक्षण करती है। ठीक है, तो कुफुर सेल क्लियर है। उसके बाद देखो यहां पर जो है कुछ वसा संग्रह कोशिका भी पाई जाती है। क्या? फैट स्टोर सेल। तो इतना क्लियर है यकृत पालिका के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो यकृत पालिका है उसके प्रत्येक कोने पर पोर्टल ट्राइड होता है। क्या होता है? पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड क्या होता है? देखो इसके प्रत्येक कोने पर इस तरह से जो है कुछ वाहिनियां पाई जाती है जिन्हें हम लोग सम्मिलित रूप से जो है पोर्टल ट्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं? पोर्टल ट्राइड। ये जो है ये है पोर्टल ट्राइड। पोर्टल ट्राइड। तो पोर्टल ट्राइड क्लियर है। अब देखो इनमें जो है एक पाई जाती है यकृत, कहाँ, यहां लिख देते हैं। एक होती है यकृत सिर, यकृत धमनी। यकृत धमनी का कार्य क्या है? यकृत धमनी का कार्य है शुद्ध रक्त को हृदय से यकृत में लाना। ठीक है। इसके अलावा जो है यहां पाई जाती है यकृत निवाही का सिरा। और यकृत निवाही का सिरा कहां से ब्लड लेकर आती है बताओ जरा। पहली बात तो देखो सिरा समझकर ये मत बोल देना कि अशुद्ध रक्त को यकृत से हृदय में ले जाती है। हाँ, यकृत सिरा जो है वो अशुद्ध रक्त को यकृत से हृदय में ले जाती है, लेकिन ये जो है यकृत निवाही का सिरा है। निवाही का सिरा जो है वो हमारी आहार नाल यानी छोटी आंत्र और आमाशय से जो अशुद्ध रक्त को जो है लीवर में लेकर आती है। देखो जब हम भोजन करते हैं उसमें कोई भी विषाक्त पदार्थ आ जाए तो वो भोजन आहार नाल में जाएगा, छोटी आंत्र में पाचन होगा, अवशोषण होगा। फिर अब जो ये अवशोषित भोजन जो है ये जाएगा लीवर में। कहां पर? लीवर में, रक्त के थ्रू। और यहां पर जो भी विषाक्त पदार्थ है उसे जो है यकृत जो है वो शुद्ध करेगा। ठीक है। तो इसीलिए यकृत निवाही का सिरा हमारी आहार नाल से जो अशुद्ध रक्त को सबसे पहले लीवर में लेकर आती है।
फिर ब्लड शुद्ध होने के बाद उसे यकृत शिरा द्वारा हृदय में ले जाया जाएगा और फिर हृदय से बाकी सारे ऑर्गन्स में। तो इतना क्लियर है। देखो पहला पॉइंट, यकृत भीतर से असंख्य बहुभुजाकार पिंडकों से बना होता है जिन्हें यकृत पालिका कहते हैं। यकृत की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई पूछ ले, यकृत पालिका। ठीक है, यकृत पालिका ग्लिन्सस संपुट या ग्लिन्सस कैप्सूल से ढका रहता है और ग्लिन्सस कैप्सूल जो है वो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, प्रत्येक पिंडक के केंद्रक में केंद्रीय सिरिका या सेंट्रल वेन पाई जाती है। ये रही केंद्रीय सिरा, सेंट्रल वेन। ठीक है, इसके चारों ओर अरीर क्रम में यकृत कोशिका व्यवस्थित होकर यकृत रज्जु हिपेटिक कोड बनाती है। ये रही हिपेटिक कोड। ठीक है, क्लियर है इतना। फिर हिपेटिक कोड के बीच बीच में यकृत गुहाएं या रक्त पात्र हिपेटिक सिनुसोइड पाए जाते हैं। ये रहे हिपेटिक सिनुसोइड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यकृत पात्रों की परिधि पर कुछ वृहद बक्षकाणु फेगोसाइटिक सेल भी पाई जाती है जिन्हें कुफुर सेल कहते हैं। कुफुर कोशिका जो है वो रोगाणुओं तथा मृत आरबीसी का भक्षण करते हैं। बात की थी, यहाँ पर सारा कवर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, पिंडक या यकृत पालिका के प्रत्येक कोने में 3 नलिकाओं का एक समुच्चय पाया जाता है जिसे हम लोग पोर्टल ट्राइड कहते हैं। ये वाला, ठीक है, प्रत्येक कोने पर पाया जाता है पोर्टल ट्राइड। फिर देखो, ये जो 3 नलिकाओं का समुच्चय और उसमें कौन कौन सी नलिका है, यकृत धमनी की शाखा, यकृत निवाहिका शिरा की शाखा है और यकृत वाहिनियों की शाखा है। सबसे पहले यकृत धमनी की शाखा यकृत को शुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। क्लियर है। सेकंड देखो, यकृत निवाहिका शिरा यकृत को पोषक प्रचुर शुद्ध अशुद्ध रक्त की आपूर्ति करती है। इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि यकृत निवाहिका शिरा कहां से कहां तक रक्त की आपूर्ति करती है। तो ये हमारी आहार नाल आमाशय और छोटी आंत्र से निकलकर लीवर में अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है यहाँ से। फिर देखो नेक्स्ट, यकृत वाहिनी की शाखा यकृत कोशिकाओं द्वारा संश्लेषित पित्त। देखो, यकृत कोशिका पित्त या बाइल का स्त्रावण करती है, संश्लेषण करती है और ये जो यकृत वाहिनी की शाखा है ये इस पित्त का परिवहन करती है। ठीक है, उसके बाद देखो, दाएं पिंड की समस्त वाहिनियां मिलकर, जो दायां पिंड है उसकी समस्त यकृत वाहिनियां मिलकर जो है दाई यकृत वाहिनी राइट हिपेटिक डक्ट तथा बाएं पिंड की समस्त वाहिनियां मिलकर बाईं यकृत वाहिनी लेफ्ट हिपेटिक डक्ट का निर्माण करती है। तो यकृत की आंतरिक संरचना पूरा क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदी मीडियम को आपको इस तरह से यकृत की आंतरिक संरचना पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी। तो अभी तक आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है, देखो, बाइल या पित्त। और पित्त जो है वो यकृत की जो यकृत कोशिका है उनके द्वारा संश्लेषित किया जाता है और स्त्रावित किया जाता है। अब देखो, ये जो पित्त है वो हल्के पीले और हरे कलर का होता है और इनका जो कलर है वो बाइल पिगमेंट पित्त वर्णक के कारण होता है। ठीक है, जिसमें बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन मुख्य 2 पिगमेंट है जिसके कारण इसका कलर जो है वो हल्का पीला तथा हरा होता है। इसके अलावा प्रतिदिन जो है औसतन लगभग 600 से 700 ml पित्त जो है वो स्त्रावित किया जाता है और ये जो है हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लगभग 90% पानी होता है और कोई भी पाचक एंजाइम पित्त में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता है। इसके बाद देखो, पित्त में कुछ रसायन पाए जाते हैं जिसमें क्या क्या पाया जाता है, तो पित्त के अंदर बाइल सोल्ट पित्त लवण पाए जाते हैं और पित्त लवण का मुख्य कार्य है वसा का पाइसीकरण करना, फैट का इमल्सिफिकेशन करना। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि वसा का पाइसीकरण कौन करता है, पित्त करता है।
पित्त में भी कौन करता है, पित्त वर्णक करता है या पित्त लवण करता है, तो उसमें पित्त लवण बाइल सोल्ट वसा का पाइसीकरण करते हैं, ठीक है। और पित्त वर्णक क्या करते हैं, पित्त वर्णक वसा का पृष्ठ तनाव कम करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट क्लियर रखना है। तो देखो शुरू करते हैं अब हम लोग, पित्त या बाइल जूस। पित्त रस एक हल्के पीले तथा हरे रंग का तरल है। पीला रंग इसका बिलीरुबिन के कारण होता है और हरा रंग जो है इसका बिलीवर्डिन के कारण होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रतिदिन लगभग 600 ml पित्त रस का स्त्रावण होता है और ये पित्त जो है उसका संश्लेषण होता है लीवर में और ये संग्रहित होता है पित्ताशय में, और पित्ताशय में जाकर पित्त जो है वो लगभग 5 गुना सांद्रित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसकी पीएच है 7.6 यानी हल्का क्षारीय ये होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 90% पानी होता है, लगभग 90%, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त में कोई भी पाचक एंजाइम नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, निम्न प्रकार के रसायन पित्त में पाए जाते हैं। बाइल सोल्ट। बाइल सोल्ट देखो दो तरह के होते हैं, एक इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में कौन कौन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के फोस्फेट, इसके अलावा कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन। तो ये 3 आयन पाए जाते हैं, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड आयन। इसके अलावा इनऑर्गेनिक में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम के फोस्फेट। क्लियर है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बाइल सोल्ट में, पित्त लवण में। पित्त लवण इन्हें हिंदी में हम लोग कहते हैं, ठीक है। फिर पित्त लवण में जो ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड है उसमें सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट, और ये सोडियम टारोकोलेट और ग्लाइकोकोलेट इन दोनों का काम है वसा का पाइसीकरण करना, फैट इमल्सिफिकेशन। तो पित्त लवण जो है, पित्त लवण वो क्या करता है, वसा का पाइसीकरण, और उसमें भी कौन करता है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, जिसमें सोडियम टारोकोलेट और सोडियम ग्लाइकोकोलेट ये मुख्य हैं जो वसा का पाइसीकरण करते हैं। इसके बाद अब नेक्स्ट देखो, फैटी सब्सटेंस। फैटी सब्सटेंस में कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और फोस्फोलिपिड है। क्या, कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन और फोस्फोलिपिड है। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है फैटी सब्सटेंस का, ये कैल्शियम, फैटी एसिड, वसा में घुलनशील विटामिन जैसे कि ए, डी, ई के अवशोषण में सहायता करते हैं। इसके अलावा वसा के अवशोषण में सहायता करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। पित्त वर्णक हिंदी में इन्हें हम लोग कहते हैं बाइल पिगमेंट, पित्त वर्णक। इसमें देखो बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, इसके अलावा अदर पिगमेंट भी होते हैं, अदर पिगमेंट भी इसमें पाए जाते हैं, बट हमें यही याद रखना है, बाइल पिगमेंट में बिलीरुबिन जिससे येलोइश कलर आता है और बिलीवर्डिन जिससे ग्रीनिश कलर आता है। और ये दोनों जो है बाइल पिगमेंट क्या करते हैं, वसा का पृष्ठ तनाव कम करते हैं। इसके अलावा कुछ पॉइंट है, देखो पित्त के कार्य, जिसमें देखो पित्त वसा का पाइसीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन करता है। तो क्वेश्चन आ जाए वसा का पाइसीकरण तो बाइल या पित्त, ठीक है। उसमें भी अगर पूछ ले कि बाइल सोल्ट करता है, फैटी सब्सटेंस करता है या बाइल पिगमेंट करता है, तो क्या आंसर देना है, बाइल सोल्ट, पित्त लवण, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, लाइपेज को सक्रिय करता है। तो पित्त वसा का पाइसीकरण करने के साथ साथ लाइपेज जो वसा का पाचन करता है उसका सक्रिय करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयरन, कैल्शियम, फैटी एसिड, कैरोटीन तथा फैट सोल्यूबल विटामिन के अवशोषण में सहायता करता है कौन, पित्त। अब देखो कैरोटीन, कैरोटीन जो है वो विटामिन ए का प्रीकर्षक है। जो गाजर है उसमें कैरोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी बॉडी में जिसे विटामिन ए में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो इतना क्लियर है। लास्ट में देखो, कई बार क्या होता है कि जो पित्ताशय है, गोल ब्लैडर, जिसमें पित्त या बाइल जो है वो स्टोर रहता है, उसमें पथरी हो जाती है। तो उस दौरान जो है पित्ताशय को काट कर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी। क्या कहते हैं, पित्ताशय को काट कर हटाना, कोलिसिस्टेक्टोमी। तो इतना क्लियर है। तो इसी के साथ अपना पित्त जो है वो पूरा क्लियर है, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है इसमें, यकृत के कार्य। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यकृत के कार्य, फंक्शंस ऑफ लीवर। तो देखो यकृत का सबसे प्रमुख और मुख्य कार्य जो है वो है
पित्त या बाइल जूस का निर्माण करना। इसके अलावा जो है लीवर कार्बोहाइड्रेट का उपापचय भी करता है, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब विषहरण, विष को खत्म करता है। इसके अलावा लीवर क्या काम करता है, तो ऑर्निथिन साइकिल चलता है लीवर में, जिससे अमोनिया के द्वारा यूरिया बनती है। ठीक है, इसके अलावा लीवर जो है वो विटामिन का अवशोषण में सहायता करता है और विटामिन का संग्रहण करता है, लवणों का संग्रहण करता है, फैट को स्टोर करता है। ठीक है, और भ्रूणीय अवस्था में जो लीवर है वो ब्लड फॉर्मेशन का काम भी करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो पहला पॉइंट अपना यकृत के कार्य, पित्त रस का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ बाइल जूस, और यह जो है लीवर का प्राथमिक कार्य है, प्रमुख कार्य है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो सेकंड कार्बोहाइड्रेट उपापचय। देखो कार्बोहाइड्रेट उपापचय में हम लोग कुछ वर्ड पढ़ेंगे जैसे ग्लूकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस जो लीवर करता है, और ये वर्ड जो है बायोलॉजी में काफी जगह आते हैं, तो इनका मीनिंग हम लोग समझेंगे। इसके अलावा इसमें ना कई बार कंफ्यूजन होती है, तो आज के बाद वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी। देखो कार्बोहाइड्रेट उपापचय, इसमें निम्न क्रिया शामिल है, कौन कौन सी, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ठीक है, तो ये क्रियाएं कार्बोहाइड्रेट उपापचय में शामिल है। अब सबसे पहला देखो ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस में देखो क्या है, जेनेसिस यानी बनना, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन। देखो दो वर्ड आएंगे, ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूको का मतलब लेना है हमें ग्लूकोज पर, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, और ग्लाइको मतलब ग्लाइकोजन। ठीक है, तो ग्लाइकोजेनेसिस में देखो ग्लाइको, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, जेनेसिस यानी बनना। तो इसका मतलब है लीवर जो है वो ग्लाइकोजन को बनाता है। अब ग्लाइकोजन किससे बनेगी, ग्लूकोज से बनेगी, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो शरीर में जो ग्लूकोज की अधिकता होती है तब ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, और ये ग्लाइकोजन जो है वो लीवर में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने का काम कौन करता है, लीवर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट पॉइंट देखो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस देखो, लाइसिस, लाइसिस यानी टूटना, और ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, या फिर पूरा वर्ड ले लो ग्लाइकोजन, मतलब समझ जाओगे ग्लाइकोजन, और लाइसिस यानी टूटना, और ग्लाइकोजन टूटेगी तो उससे क्या बनेगी, ग्लूकोज, सिंपल है। तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या हो गया, ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन, लाइसिस यानी टूटना। तो शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो ग्लाइकोजन जो स्टोर था लीवर में वो टूटेगा, उसके टूटने से ग्लूकोज बनेगी और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का काम भी कौन करता है, लीवर करता है। ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंदर है। नेक्स्ट देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, मैंने क्या कहा, ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नए तरीके से, जेनेसिस मतलब बनना, मतलब ग्लूकोज बनेगी नए तरीके से। ठीक है, तो अब पहले हम लोग ग्लूकोज किससे बना रहे थे, ग्लाइकोजन से, इस बार नए तरीके से मतलब एमिनो एसिड और फैटी एसिड से अगर ग्लूकोज बन जाएगी तो उसे हम लोग कह देंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्लियर है, देखो एमिनो एसिड तथा फैटी एसिड का ग्लूकोज में परिवर्तन, एमिनो एसिड तथा फैटी एसिड ग्लूकोज बन जाती है, तो यह है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नए तरीके से, जेनेसिस यानी बनना, तो ग्लूकोज बनेगी नए तरीके से जिसमें एमिनो एसिड और फैटी एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा। यह कब होगा, जब ग्लूकोज की शरीर में कमी होगी, तभी तो एमिनो एसिड फैटी एसिड ग्लूकोज में बदलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। देखो ग्लाइको यानी क्या कहा, ग्लाइको किस पे लेना है, ग्लाइकोजन, नियो यानी नए तरीके से, जेनेसिस यानी बनना, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस नए तरीके से ग्लाइकोजन का बनना, फैटी एसिड का सीधे ही ग्लाइकोजन में परिवर्तन, फैटी एसिड वसीय अम्ल बदल जाएंगे ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोनियोजेनेसिस। कोई डाउट, कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है। और आप लोग देख रहे होंगे इतनी अच्छी तरीके से हम लोगों ने इनको यहाँ कवर किया है कि यहाँ ये अब दिमाग में फिट हो जाएंगे।
आगे कोई भी दिक्कत अगर ये वर्ड आते हैं तो उसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो इतना अच्छा कंटेंट इतनी अच्छी तरीके से हिंदी मीडियम में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। लीवर का नेक्स्ट कार्य देखो, विषहरण डिटॉक्सिफिकेशन। देखो यकृत कोशिकाओं की चिकनी अंतःपर्दीय जालिका, जिन्हें हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदल देती है। तो विषहरण का काम भी लीवर करता है। नेक्स्ट विएमिनीकरण, डीएमिनेशन। डीएमिनेशन मतलब अमोनिया बनाता है। यकृत कोशिका तथा अन्य कोशिकाएं एमिनो अम्लों को विएमिनीकरण द्वारा अमोनिया में बदलती है। तो यकृत कोशिका डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करता है, डीएमिनेशन का भी काम करता है। इसके अलावा देखो यूरिया निर्माण, यूरिया फॉर्मेशन का कार्य भी करता है। एक साइकिल चलता है लीवर में, ऑर्निथिन साइकिल, जिसके द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है और ये यूरिया हमारी किडनी द्वारा फिल्टर होता है और यूरिन के साथ बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, तो यूरिया फॉर्मेशन, यकृत कोशिका अधिक विषाक्त अमोनिया को कम विषाक्त यूरिया में बदलता है। इस चक्रीय प्रक्रम को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, देखो लीवर यूरिया फॉर्मेशन करता है किस साइकिल द्वारा? ऑर्निथिन साइकिल द्वारा। तो ऑर्निथिन साइकिल इंपॉर्टेंट है, लीवर में चलता है, यूरिया का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा यकृत जो है वो रक्त को शुद्धिकरण करता है। देखो कैसे, लीवर में पाई जाती है कुफुर कोशिका, पड़ी थी, फेगोसाइटिक नेचर, भक्षकाण्विक प्रकृति की होती है, रोगाणुओं, मृत आरबीसी तथा डब्ल्यूबीसी को नष्ट करती है, जिससे रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट देखो, विटामिनों का संश्लेषण करती है और संग्रहण करती है। देखो यकृत कोशिका बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलती है। इसके अलावा विटामिन ए, डी, ई, के और B12 का संग्रह करती है। और ध्यान रखना, ये जो जितने भी विटामिन है यहाँ पर ये फैट सोल्यूबल है, वसा घुलनशील विटामिन है, ए, डी, ई, के और B12। इसके अलावा विटामिन जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक वसा घुलनशील जो ये है, इसके अलावा जल घुलनशील जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी आते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन B12 को छोड़कर जितने भी बी जो है विटामिन वो जल घुलनशील होते हैं और उन्हें जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है कार्य कंप्लीट होने के बाद उनका। इसके बाद नेक्स्ट देखो, लीवर जो है वो वसा का संश्लेषण और संग्रहण भी करता है। तो देखो यकृत कोशिका अल्प मात्रा में, थोड़ी मात्रा में वसा का संश्लेषण तथा संग्रह करती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, लंबे समय से शराब का सेवन करने से क्या होता है कि लीवर में वसा का अधिक जमाव हो जाता है। इसे हम लोग फैटी लीवर सिंड्रोम कहते हैं और फैटी लीवर सिंड्रोम जो है आगे चलकर जो है लीवर सिरोसिस में बदल जाता है और लीवर सिरोसिस जो है वो यकृत की एक दयनीय स्थिति है। इसके बाद अब अपना नेक्स्ट पॉइंट देखो, लवणों का संग्रहण। तो देखो लीवर में आयरन, जिंक, कॉपर और मोलिब्डेनम जैसे आयनों का संग्रहण होता है। इसके अलावा देखो आयरन का संग्रहण फेरिटिन के रूप में होता है। किस रूप में? पूछ ले यकृत में आयरन का संग्रहण, तो फेरिटिन। इसके बाद नेक्स्ट देखो, रुधिर निर्माण तथा रुधिर लयन, हीमोपोइसिस तथा हीमोलाइसिस। देखो क्या है, जब भ्रूणीय अवस्था में जो है यकृत जो है वो रक्त निर्माण का काम करता है और वैश्विक अवस्था में जो है हीमोलाइसिस का काम करता है। देखो भ्रूणीय अवस्था के दौरान यकृत रुधिर निर्माण करता है, जबकि वैश्विक अवस्था में यह परिपक्व आरबीसी को तोड़ता है और परिपक्व आरबीसी को तोड़कर हीमोग्लोबिन का अपघटन करता है और हीमोग्लोबिन का अपघटन कर कर क्या बनाता है? बाइल पिगमेंट बनाता है, पित्त वर्णक, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन में इनको बदलता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखो, रक्त संग्रह का काम। यकृत जो है वो अल्प मात्रा में रक्त का संग्रह करता है और उसमें जो मुख्य रूप से आरबीसी का संग्रहण करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक नोट है कि यकृत जो है वो पित्तक, बाइल, प्लाज्मा प्रोटीन तथा स्कंदन कारकों का निर्माण करता है। लेकिन ध्यान रखना कि लीवर जो है वो प्लाज्मा प्रोटीन में 3 तरह की होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, जिसमें से जो गामा ग्लोबुलिन है वो यकृत नहीं बनाता है। तो यकृत पित्तक, बाइल, प्लाज्मा प्रोटीन जिसमें गामा ग्लोबुलिन अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसे छोड़कर तथा स्कंदन कारकों का निर्माण करता है। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखो, यकृत द्वारा हिपेरिन का स्त्रावण करता है और हिपेरिन जो है वो प्राकृतिक
प्रतिस्कंदक कारक है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। तो इसी के साथ जो है अपना यकृत जो है लीवर वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें।